हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं डेली आपके लिए एक नए पेपर से यहाँ पर क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, जो कि आज का जो यहाँ पर पेपर मैं लेके आया हूँ, इलेक्ट्रीशियन का पेपर लेके आया हूँ और 21 पार्ट है। मतलब कि 20 पार्ट मैंने पहले ही कवर कर दिया है। यदि आपने वो 20 वीडियोज नहीं देखा है, यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। चलिए सभी लोग वीडियोज को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन बताने के लिए मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इसका आंसर देना चाहते हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में 5 सेकेंड के अंदर ही आंसर देंगे। इसका ऑप्शन दिया गया ताम्र क्षति, बी ऑप्शन दिया गया एडी करंट क्षति, सी ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस क्षति और डी ऑप्शन दिया गया वायु घर्षण क्षति। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में ताम्र हानि लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये सभी को मालूम है। और इसके अंतर्गत आर्मेचर जो हानि होती है और जो ब्रश हानि होती है, सबके प्रतिरोधों के कारण होने वाला जो विद्युत शक्ति होता है, उसका अवयव जो होता है ताम्र हानि कहलाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 101 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे। कह रहा है क्वेश्चन, मशीन के चलती हालात में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? मूल लंबाई से 1/2 या मूल लंबाई का 1/3 या मूल लंबाई का 3/4 या मूल लंबाई का 2/3। सभी लोग इसका ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मशीन में देखिए, मशीन क्या होता है, मशीन में जब आप कार्य करते हैं उस समय जो घिसने का कारण होता है वो डीसी मशीन के कार्बन ब्रश को होता है। ठीक है, और डीसी मशीन का कार्बन जो ब्रश होता है ये छोटा सा हो जाता है घिसने के कारण। और इसकी लंबाई की पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी मूल लंबाई जो होती है 2/3 पर ब्रश को बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित का द्विक परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया। सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम उपाय होगा आर्मेचर बदल दिया जाए या कम्यूटेटर बदल दिया जाए या कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न कर दिया जाए या कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ कर दिया जाए। कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, मात्र 5 सेकेंड का आपको मौका दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का द्विक परिवर्तक जो घिसा हुआ पाया गया तो सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, मतलब इसका उपयोग करेंगे। और जो सबसे उत्तम उपाय ये माना जाता है, कम्यूटेटर को ही हम चेंज कर देंगे, मतलब कि बदल देंगे, ये सबसे उत्तम होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दृष्टि धारा जनित्र का कार्य है करता है, मतलब कि एक दृष्टि धारा जनित्र कार्य करता है, मतलब कौन सा कार्य करता है? किरचॉफ के सिद्धांत पर कार्य करता है या स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है या फैराडे के सिद्धांत पर या लेंज के सिद्धांत पर। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे पाएंगे। आप सभी को मालूम है जो फैराडे का सिद्धांत है, ठीक है, फैराडे के सिद्धांत पर ये आपका कार्य करता है, इसको तो पहले ध्यान रखिएगा। और एक दृष्टि धारा जनित का जो कार्य होता है फैराडे के सिद्धांत पर आधारित भी होता है। तो फैराडे का नियम कहता है कि यदि हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो चालक में फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है? लिंक होता है, जो कि गति में अंतर होने से विद्युतवाहक बल जनरेट होता है, अर्थात ईएमएफ क्या होता है? जनरेट होता है। तो इसको ही हम यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारते हैं, क्योंकि ये जो दृष्टि धारा जनित्र होता है फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यदि आप सूत्र के अनुसार इसको जानना चाहते हैं तो इसका सूत्र होता है E = N d phi/dt।
इस तरह भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः दृष्टि धारा की आवश्यकता होती है? प्रदीप्ति को, या चालक नियामक को, या कर्षण को, या उपयुक्त सभी को? चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चाल नियामक। क्यों दोस्तों? क्योंकि चाल नियामक में अनिवार्य रूप से दृष्टि धारा जो विद्युत होता है उस विद्युत की आवश्यकता होती है। रीजन है क्यों इसकी आवश्यकता होती है, तो हम कहेंगे कि बिना डीसी सप्लाई के ये जो यंत्र होता है कार्य नहीं कर सकता। पहला पॉइंट तो ये, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि डीसी सप्लाई के द्वारा यह ऊर्जा प्राप्त भी की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दृष्टि धारा जनित्र में निम्न के द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है? आर्मेचर के द्वारा, या बेरिंग के द्वारा, या सॉफ्ट के द्वारा, या कार्बन ब्रश के द्वारा? किसके द्वारा धारा संग्रहित की जाती है? चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, दृष्टि धारा जनित्र में कार्बन ब्रश तथा जो कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर से ही धारा संग्रहित की जाती है। मतलब कि ब्रश तथा कम्यूटेटर से ही क्या की जाती है? धारा संग्रहित की जाती है। और इन्हीं दोनों की सहायता से एक दिशीय आघूर्ण दृष्टि धारा मोटर में लगता है और कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक चीज़ की प्रयोग की जाती है, जो कि इसका नाम होता है स्प्रिंग पत्ती। और ये जो आपका इसकी लंबाई होती है, इसकी जो मोटाई होती है 0.1 से 0.25 kg प्रति वर्ग सेमी तक इसको रखा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध है क्षेत्र, या प्रतिपूरक ध्रुव, या कम्यूटेटर, या आर्मेचर? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, डीसी शंट जनरेटर का जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो फील्ड का प्रतिरोध होता है। और फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा प्रतिरोध होने की दशा में जनरेटर वोल्टेज जो होता है बिल्डअप नहीं करता है। इसलिए फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डायनेमो एक मशीन है जिसका माप है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, या उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध में बदलना, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का क्या काम होता है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डायनेमो पहले तो जान लीजिए डायनेमो क्या है। तो डायनेमो एक मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। और डायनेमो क्या है? डायनेमो जनरेटर का ही एक छोटा सा रूप है जो कि बहुत ही बृहद स्तर पर डीसी जनरेटर इसको कहा जाता है। बहुत ही छोटे स्तर पर इसको हम जानते हैं डीसी जनरेटर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली रात 8 बजे आपके लिए लाइव क्लास लेके आता हूं। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की क्लासें चलती रहेगी और भी क्वेश्चन बनते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है। वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि जो डायनेमो होता है क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, लेकिन ऑप्शन इसका अलग है। जैसे कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, या उच्च धारा को निम्न धारा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए क्वेश्चन आपका पूछने का वही तरीका है, लेकिन यहाँ पर जो
इसका जो ऑप्शन दिया गया है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो हम इसको साफ कहेंगे कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये एक प्रकार का एक मशीन होता है या यंत्र है जो कि छोटे स्तर पर सप्लाई प्रदान करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई भी यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 110 मेगावाट जनित का शीतलन साधारण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या भारी जल या हवा। देखिए दोस्तों, 110 मेगावाट जनरेटर का जो शीतलन होता है ये आपका सिंपली हाइड्रोजन द्वारा होता है, ठीक है। और 100 मेगावाट से नीचे हवा का जो प्रयोग होता है इसमें फैन भी लगे होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कूलिंग ज़्यादा इसको प्रभावित कर देती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। अर्थात 110 मेगावाट जनित का शीतलन साधारण किस पर होता है, हाइड्रोजन के द्वारा ही किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ब्रश को रखा जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष अर्थात एमएनए के साथ या जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के लंबवत या जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के साथ या मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष जीएनए के साथ। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो चुपचाप इस वीडियो को देखें और बातों को समझे, आखिर ये क्वेश्चन कह रहा क्या है और इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा हम एमएनए के साथ रखते हैं या रखा भी जाता है, और एमएनए सदैव क्या होता है, परिणामी फ्लक्स के लंबवत रहता है। और किसी मशीन में जो ब्रश होते हैं, ब्रश शिफ्ट सदैव आर्मेचर धारा के मान पर निर्भर करते हैं। और मोटर जो होता है, ये मोटर एमएनए सदैव रोटेशन को विपरीत दिशा में शिफ्ट होता है। मतलब कि रोटेशन के क्या होता है, ये विपरीत दिशा में शिफ्ट होता है। और जनरेटर जो होता है एमएनए हमेशा रोटेशन की दिशा में ही शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन खाली स्थान होता है, अधिकतम या ऋणात्मक या शून्य या धनात्मक। देखिए दोस्तों, पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन देने का प्रयास करें। मात्र आपको यहाँ पर 5 सेकंड का मौका दिया जाता है। और डेली मैं आपको बोलता हूँ, आप डेली रात 8 बजे तैयार आ कीजिए। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँच पाए और वो भी डेली रात 8 बजे क्लास में भाग ले पाए। चलिए इसका आंसर पर हम आते हैं। इसमें जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, शून्य। अर्थात एक आदर्श डीसी जनरेटर वह जनरेटर है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक आदर्श डीसी जनरेटर जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है, अर्थात नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। अर्थात आदर्श जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो होने वाली जो हानि होती है वो शून्य होती है। मतलब कि आदर्श डीसी जनरेटर में कोई भी हानि नहीं होती है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक डायनेमो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है, तो शक्ति क्षय कितना होगा, 3 या 0.083 या 12 या 36? सभी लोग बताइएगा। देखिए, इसको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शनों को आप ध्यान न दीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। ये आपका दे दिया गया कितना, 6 वोल्ट। मतलब कि भी का मान हमारा कितना दे दिया गया, 6 वोल्ट दे दिया गया है। 0.5 एम्पियर, मतलब कि यहाँ पर आई का मान हमारा कितना दे दिया गया है, 0.5 एम्पियर। तो हमको भी मिल गया, आई मिल गया। तो हमको क्या ज़रूरत है यहाँ पर, आर की। तो हम आर का बराबर इसको निकालेंगे, आर बराबर भी अपान आई। तो भी का मान कितना है, 6, और आई का मान 0.5। इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। क्या आएगा, 12 ओम आएगा। तो यहाँ पर आर का मान हमारा कितना निकल गया, 12 ओम। मतलब कि हमको क्या मिल गया, भी का मान मिल गया, आई का मान मिल गया, आर का मान मिल गया। भी का मान हमारा कितना है, 6। आर का मान कितना हमने अभी ज्ञात किया, तो 12 ज्ञात किया। और आई का मान पहले से हमारा दिया गया 0.5।
अब हमसे यहाँ पर पूछ के आ रहा है कि शक्ति क्षय कितना होता है, मतलब कि पावर हमसे पूछ के रहा है, मतलब कि पी का मान हमसे पूछ रहा है। तो पी बराबर हमारा सूत्र होता है वी स्क्वायर अपान आर होता है। तो वी का यहाँ पर हमारा मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर वी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे और आर का मान हम अभी निकाला कितना है 12, ऊपर कितना होगा दोस्तों, तो ऊपर आपका 6 गुणे 6 हो जाएगा बटे 12, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 3 वाट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कम्यूटेटर अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है पानी से या भारी जल से या एसिड से या पेट्रोल से। दोस्तों कम्यूटेटर अधिक गंदा होने पर उसकी जो सफाई होती है पेट्रोल से की जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन ब्रश हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाकर गति करता है और घर्षण से उस पर कार्बन क्या होता है, जम जाता है, जिससे पेट्रोल के द्वारा आसानी से साफ किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं, कार्बन के, इस्पात के या कॉपर के या एल्युमिनियम के। चलिए सभी लोग बताइए सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों जो बड़ी क्षमता वाले जो जनरेटर होते हैं उसमें जो ब्रश लगा होता है वो कॉपर का बना होता है, लेकिन सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है, ठीक है, जो कॉपर और प्लस कार्बन होता है, ये छोटी मशीनों में भी कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको दिया होगा और किसी किसी बुक में आपको नहीं दिया होगा, तो दोनों में आपको ध्यान देने वाली बात है। और ये जो ऐसी मशीनें होती है जिनमें बार बार इसमें रिवर्सेबल की आवश्यकता होती है और वहाँ पर ग्रेफाइट का ब्रश भी प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन का भी किया जाता है और ग्रेफाइट का भी किया जाता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर कार्बन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, कॉपर। कॉपर यहाँ पर सी हो जा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया पश्च विद्युतवाहक बल या आर्मेचर करंट या कम्यूटेटर करंट या काउंटर टार्क। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है और किसी डीसी मशीन के में मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर जो फ्लक्स होता है उसका प्रभावी आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। और ये दो तरह का आपके होता है, जैसे कि एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है और दूसरा आपका हो जाता है डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम दो नामों से भी जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, आर्मेचर करंट। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी जनित द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करती है इसकी प्रति ध्रुव फ्लक्स पर या केवल गति पर या फ्लक्स और गति दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो डीसी जनित्र होता है, ठीक है, वो डीसी जनित्र ईएमएफ फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करता है। आप दोस्तों कहेंगे आप कैसे, तो आपने सूत्र देखा होगा ई बराबर P∅ZN, ठीक है, अपान 60A, जिसमें आपका जो P है ये आपका फ्लक्स प्रति पोल है और Z आपका कुल चालक की संख्या है और ये जो है समांतर पथ की संख्या है और N जो है आपकी गति है। इसके अनुसार हम कहते हैं कि जो जनित्र है ये ईएमएफ फ्लक्स की गति दोनों पर निर्भर करता है, मतलब कि जनित्र की ईएमएफ और जनित्र द्वारा ईएमएफ की फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर हम मारते हैं ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, की फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पे। कह रहा है क्वेश्चन दृष्टि धारा जनित्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है निर्गत प्रदान करने के लिए या प्रेरित दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए या ब्रशों पर स्फुलिंग कम करने के लिए या प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने और ऑप्शन भी आपके सामने, सभी लोग इसका आंसर दीजिए और डेली रात 8 बजे आप तैयार कीजिए।
देखिए दोस्तों, डीसी मतलब कि दृष्टि धारा जनित्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है, मतलब पर्पज जो होता है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए होता है। और कम्यूटेटर जो होता है एक कठोर कर्षित ताम्र का बना होता है, और कम्यूटेटर और जो ब्रश होते हैं उनके द्वारा ही डीसी मोटर में एक दिशीय आघूर्ण प्राप्त होता है। तो इन दोनों का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पैरामीटर पर निर्भर करता है? फ्लक्स प्रति ध्रुव पर, या चालक के तारों की संख्या पर, या ध्रुव की संख्या पर, या उपरोक्त किसी पर नहीं। दोस्तों आप सभी को मालूम है जनरेटर, ठीक है, किसी जनरेटर का जो ईएमएफ होता है चालक तार की संख्या, फ्लक्स प्रति ध्रुव और ध्रुव की संख्या पर ही निर्भर करता है। मैंने आपको कम से कम 17 या 18 वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो पार्ट वन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें 17 या 18 पार्ट में मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी कि ये जो जनरेटर होता है ये ईएमएफ चालक तार की संख्या, फ्लक्स प्रति ध्रुव और ध्रुव की संख्या पर निर्भर करता है। और ये फैराडे के नियमानुसार फ्लक्स में परिवर्तन हो या फ्लक्स कटे करे तो ये ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 120 पे कह रहा है क्वेश्चन, अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र खाली स्थान के रूप में संयोजित हो, मतलब कि बाह्य उत्तेजित जनित्र या श्रेणी जनित्र या शंट जनित्र या अन्य उत्तेजित जनित्र। देखिए दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र अर्थात उत्तेजित जनित्र अर्थात सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो तब। इसलिए जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज जो बिल्डअप होने होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अलग से डीसी सप्लाई द्वारा ये उत्तेजित होता रहता है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों आज के लिए कुछ इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएगा तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।